हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 मैथमेटिक्स में इंटीग्रल चैप्टर नंबर 7 में बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.9 के सॉल्यूशंस की तरफ। बट इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं बच्चों कि अगर आपको इस चैप्टर का पूरा लिंक चाहिए तो एक पिन्ड कमेंट है नीचे, चेक करिए। कमेंट मैंने नीचे पिन किया हुआ है, तो उस पर रीड मोर पे आप क्लिक करोगे ना, आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। आपको इंटीग्रल्स वाले चैप्टर पे के लिंक पे क्लिक करना है तो पार्ट 1 से प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, तो ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया है जिनको अभी अभी ये वीडियो मिली है, पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.9 के सॉल्यूशंस विच इज़ बेस्ड ऑन द डेफिनेट इंटीग्रल सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, तो इसमें इंट्रोडक्शन हम आपको दे चुके हैं, करना इसमें कुछ भी नहीं होता है, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर फंक्शन है x+1, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन का इंटीग्रल निकाल लेते हैं, यानी कि x+1 का हमने इंटीग्रेशन किया, क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 और +1 का x के रिस्पेक्ट में होता है x। ठीक है, यहाँ पे अब कोई भी हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, बात हमने आपको बताई थी। और ये जो आंसर आता है स्टूडेंट्स, यही क्या होता है आपका f(x) होता है। अब हमें क्या करना होता है, हमें अगर इसका इंटीग्रल निकालना है, किसका, फंक्शन का, बिटवीन द लिमिट्स -1 to 1, तो हम बोलते हैं कि अप्लाइंग व्हाट, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अप्लाइंग सेकंड, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अप्लाइंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, तो ये हो जाता है क्या आपका, यहाँ पे जो f(x) आता है, इसी में हम क्या करते हैं, f(x) में ये जो एंटी डेरिवेटिव आता है, मतलब जो इसका इंटीग्रेशन आता है, ये इसमें हम क्या रखते हैं, इसमें हम लिमिट्स लगा देते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट क्या है 1, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, तो f(1) माइनस f(-1). तो ये हो जाएगा f(1) कैसे निकालोगे, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस x की जगह 1, तो ये हो गया अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो f(-1) फंक्शन की वैल्यू, यानी कि जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू कहाँ पर, -1 पे। तो इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ -1 रख दें, लेकिन ध्यान रहे ये जो f(-1) आप निकालने जा रहे हो, f(x) है नहीं, f(-1) जो आप निकालने जा रहे हो उसको आप ब्रैकेट में ही रखिएगा, बिकॉज यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है -1 रखो, तो x की जगह -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस x की जगह -1। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 और प्लस 1 और -1 का स्क्वायर प्लस होता है तो +1 होता है, +1/2 और प्लस माइनस -1। ओके, ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 और +1। अब ध्यान दें, माइनस प्लस माइनस, तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस। ओके, तो +1 आ गया, -1/2 + 1/2 कैंसिल, 1 + 1 2। ओके, तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रल ऑफ, अभी लिमिट नहीं लगाते हैं, अभी हम नॉर्मल इंटीग्रल करेंगे विदाउट लिमिट्स। ओके, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका क्या, log ऑफ mod ऑफ x। ओके, और यही जो आ गया आपका एंटी डेरिवेटिव या जो इंटीग्रल आया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, f(x). नाउ अप्लाइंग व्हाट, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये आप पूरा लिखेंगे, अप्लाइंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल है स्टूडेंट्स हमारे पास, फ्रॉम लिमिट 2 to 3 इंटीग्रल ऑफ 1/x, ये आ जाएगा हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि कैपिटल F ऑफ व्हाट 3 और माइनस f(2). तो बस सब कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करो, f(x) क्या है, log ऑफ mod ऑफ x, तो f(3) क्या होगा, ये जो f(x) आया इसमें जहाँ जहाँ x है 3 रख दो, तो क्या हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ 3 और माइनस f(2) क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए, हमने आपको बताया था एग्जाम्पल में भी कि जो मॉडुलस ऑफ 3 होता है ना, मॉड ऑफ 3 या मॉडुलस ऑफ 3 ही होता है। ठीक है भाई, 3 का मॉड 3 ही तो होगा। ठीक है, तो log ऑफ मॉडुलस ऑफ 3 ना लिख के हमने 3 लिख दिया, और माइनस मॉडुलस ऑफ 2 हो जाएगा, तो उसको हमने मॉड हटाकर 2 लिख दिया। अब log m माइनस log n क्या होता है, log m/n या log a माइनस log b, log a/b, तो log ऑफ व्हाट 3/2। तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप चाहें तो यहाँ से ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, वहाँ से दिख जाएगा कि भाई log 3/2 का लिया गया। ओके, और log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, 3/2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो है, कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो इसको लेट कर लिया हमने, ये आई है, बार बार हमें ये लिखना पड़ता है ना इंटीग्रल इतना बड़ा, जब हम सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम लगाते हैं तो इससे बढ़िया इसको शुरू में आई एज्यूम कर लीजिए। अब विदाउट लिमिट इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, विदाउट लिमिट, लिमिट नहीं लगाइए अभी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ओके, लिमिट नहीं लगाइए, तो ये जो फंक्शन है क्या,
4x क्यूब और माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 9, इसको आप इंटीग्रेट पहले कर दीजिए। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव आएगा, एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका जो इंटीग्रल आएगा वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा। फिर हम फंडामेंटल थ्योरम लगा देंगे इंटीग्रल कैलकुलस की। ओके, तो 4x क्यूब का बच्चों देखिए इंटीग्रल क्या होगा, 4 तो ऐसे ही रहेगा और x क्यूब का क्या हो जाएगा, x की पावर में 1 ऐड कर देंगे, मतलब x की पावर 4 और 4 से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक। फिर माइनस 5 इंटू x की पावर 2 था, 1 ऐड कर दीजिए, x की पावर 3 और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5/3 हो जाएगा यहाँ। और प्लस यहाँ 6 इंटू एक्स लिखा है तो x की पावर 2 हो जाएगा, भाई x है ना, x की पावर 1 है, कुछ नहीं तो x की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करो, x की पावर 2, 2 से डिवाइड लगा दो। और लास्ट में बच्चों है प्लस 9 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया। यहाँ 4 से 4 चला गया और 2 1 जा और 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 और माइनस यहाँ पे आपके पास बचा 5/3 इंटू एक्स क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 9x। सही है, ये जो आया है स्टूडेंट्स, यही आपका क्या है, यही आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव है, यानी कि इंटीग्रल है। नाउ अप्लाइंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो सेकंड फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई इज गिवन बाय एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट। तो एफ ऑफ अपर लिमिट क्या है 2, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट। तो बस कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ 2 कैसे निकलेगा, तो ये जो फंक्शन आया है इसमें जहाँ जहाँ बच्चों x आ रहा है वहाँ वहाँ आप क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो x की पावर 4 था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 4 रख दिया, माइनस 5/3 इंटू एक्स की पावर 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा और प्लस 3x स्क्वायर है, यानी कि 3 इंटू एक्स की जगह 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9 इंटू एक्स है, यानी कि 9 इंटू डॉट का मतलब इंटू समझिएगा, 2 रख दिया। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 कैसे निकालोगे, ब्रैकेट में रखिएगा। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए, तो 1 की पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 1 क्यूब, 1 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 9 इंटू 1, डॉट का मतलब इंटू है। ओके, ये ऐसा आ गया। अब 2 की पावर 4 16 होता है और माइनस 2 की पावर 3 8 5 40, तो ये 40/3 हो गया और प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 और प्लस 9 2 जा 18 और माइनस, अब ध्यान दें 1 की पावर 4 1 होता है और माइनस 1 क्यूब क्या होता है 1, 5 1 जा 5 5/3, तो माइनस 5/3, 1 स्क्वायर 1 इंटू 3 तो प्लस 3 और प्लस 9 इंटू 1 9। सही है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके चलो, तो स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं इसको, ब्रैकेट ओपन करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, कुछ कैंसिल होगा नहीं। एक काम करते हैं, ये वाला जो नंबर है, ये वाला और ये वाला सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 + 12, 18 + 2 20 + 10 30, 30 + 10 40, 46 हो गया ये, तो ये हो गया 46 और माइनस का बचा आपके पास क्या 40/3। ओके, तो ये हो गया। फिर माइनस, अब एक काम करिए ज़रा, ब्रैकेट में रखिए भी सब कुछ, 9 + 3 12, 12 + 1 कितना होता है 13, तो यहाँ हो गया 13 और माइनस का 5/3 तो बचा ही हुआ है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 46 माइनस 40/3 माइनस प्लस माइनस, तो -13 माइनस माइनस प्लस 5/3। ओके सॉरी, चलो अब देखिए ये हो जाएगा बच्चों 46 माइनस 13 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 - 3 3 4 - 1 3। ओके, और ये वाला क्वांटिटी ये लाइक टर्म्स है तो उसको पास ले आते हैं, क्या है प्लस में 5/3 और माइनस में 40/3। लाइक क्वांटिटीज़ का मतलब है दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। सॉल्व तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये नंबर बड़ा है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 40 - 5 कितना हो जाएगा 35, तो ये ऐसा हो गया। ओके, अब बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 99 और माइनस 35 × 1 35 = 9 - 5 4, 9 - 3 6, 64/3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 4 बच्चों, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो इंटीग्रल ऑफ, इसको हमने आई सपोज अज्यूम कर लिया, तो इंटीग्रल ऑफ पहले हम विदाउट लिमिट इंटीग्रल करेंगे,
तो साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन साइन का होता है माइनस कॉस, ठीक है, 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाना होता है, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड लगा दिया, ठीक है। x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड लगा दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, कैसे, देखिए -1/2 को बाहर ले लीजिए और ऐसे cos 2x आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यही आपका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इस फंक्शन sin 2x का इंटीग्रल है। अब i निकालने के लिए विद इन द लिमिट्स, जिसको आपने i माना था, ये वाला जो इंटीग्रल है, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f ऑफ अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, f ऑफ π/4 माइनस f ऑफ 0, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दें, f ऑफ π/4, तो कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आपको π/4 रखना है। तो ये फंक्शन क्या है, ये है आपका -1/2 cos ऑफ, अब ध्यान दें 2 इंटू एक्स है, ठीक है। तो 2 एक्चुअल में ये cos ऑफ 2x है ना, मतलब 2x cos के लिए एंगल है, ऐसे सोच लो। तो cos ऑफ 2 इंटू एक्स, और x की जगह हमको क्या रखना है, π/4, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। ये अपर लिमिट हो गई, माइनस जो इंटीग्रल आया उसमें हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा। अब ध्यान दें, ये पूरा आप एक कर्ली ब्रेसेस में ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1/2 और cos ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह अब हमको 0 रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा आपके पास -1/2, देखिए बच्चों 2 1 2 2 2 4, और ध्यान दें सभी बच्चे, cos ऑफ π/2 cos 90 0 होता है, π/2 मतलब 90 cos 90 0 होता है, और माइनस, अब देखिए माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 इंटू, देखिए बच्चों 2 इंटू 0 0 होता है, cos 0 क्या होता है 1, और 1/2 1 में अगर मल्टीप्लाई करेगा तो 1/2 ही तो आएगा, 1/2 इंटू 1 हो गया ना, ये cos 0 हो गया ना, cos 0 1 होता है, ठीक है। -1/2 इंटू 0 0 होता है, इसका कोई मतलब नहीं, 1/2 इंटू 1 1/2, 1/2 प्लस 0 1/2, तो योर आंसर इज 1/2। नंबर 5th, लेट दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू आई, ये जो इंटीग्रल है ये i के इक्वल है। बस अब विदाउट लिमिट पहले हम इंटीग्रेट करते हैं cos 2x को x के रिस्पेक्ट में, तो cos 2x का, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, तो cos 2x का क्या होगा sin 2x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। और यही बच्चों, इसको आप 1/2 इन द ब्रैकेट sin 2x ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, तो यही आपका f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब i क्या है आपका, ये लिमिट्स के साथ इंटीग्रल है, मतलब 0 to π/2, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ π/2, ये सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा रहे हैं, माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ π/2। हाँ भाई, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ π/2 रख दीजिए, तो आ जाएगा 1/2 साइन 1/2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह π/2 हमको रखना है, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 0 रख दीजिए, तो 1/2 साइन ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह हमने 0 रख देना है, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 बच्चों यहाँ कैंसिल हो गया, साइन पाई बचेगा। क्या आपको पता है साइन पाई कितना होता है, 0, साइन पाई तो 0 होता है, ये देखिए ग्राफ से भी देख सकते हो कि 0, ठीक है। यहाँ π/2 और यहाँ पाई, साइन पाई पे फंक्शन की वैल्यू यानी कि साइन की वैल्यू कितनी होती है 0, तो साइन पाई 0, 0 इंटू 1/2 0, तो यहाँ तो 0 आ गया, और माइनस, ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या, ओके, इसका आंसर लेट मी चेक बच्चों की लिमिट हमने सही लगाई है कि नहीं, हाँ लिमिट सही है, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू लिमिट, लोअर लिमिट 0 ही थी, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा था 0 रख दिया, 2 इंटू 0 0, और साइन 0 क्या होता है 0, तो 1/2 इंटू 0, अब ये आ गया 0, और माइनस 1/2 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 क्या हो गया 0, तो 0 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये आई है आपका लेटस से, और यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे विदाउट द लिमिट्स पहले, फंक्शन e⁻x से, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो ये आ जाएगा आपका एंटी डेरिवेटिव आ गया, मतलब इंटीग्रल आ गया। अब आई जो होगा अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, क्या हो जाएगा f ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट। ओके, तो कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ कौन से फंक्शन में जो इंटीग्रेट होके आया है ना, जो इंटीग्रेशन आया हमारा, तो x की जगह 5 रखना है, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह 4 रखना है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो e⁻1 इंटू
ई की पावर 4 माइनस ई की पावर 4। क्यों? बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 4 5 होता है ना। तो इसलिए हमने e to the power 5 को ऐसा लिख लिया, e to the power 1 into e to the power 4। अब ऐसा इसलिए किया बिकॉज e to the power 1 into e to the power 4 और यहाँ पर e to the power 4, तो e to the power 4 कॉमन हो जाएगा दोनों टर्म में से। आप इसको अगर यहाँ से e to the power 4 बच्चों कॉमन लोगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, e to the power 4 बाहर चला गया तो e to the power 1 और माइनस, और e to the power 1 e ही होता है, e की पावर जैसे x की पावर 1 x होता है वैसे e की पावर 1 e होता है, माइनस यहाँ से e की पावर 4 चला गया तो आप सोच सकते हो कि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई भी था तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 लेने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ tan x जो होता था, ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये इंटीग्रल ऑफ tan x याद होना चाहिए, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x होता था, एक और फॉर्मूला होता था इसका लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला अक्सर हम यूज़ करते हैं, आपने देखा है NCERT में। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप log ऑफ sec x से भी इसको कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल है तो आपका आंसर सेम ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि log ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, log ऑफ 1 जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज़ ये आई है आपका, ओके, तो इंटीग्रल करना है पहले किसका, tan x का। तो tan x का इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं विदाउट लिमिट्स। तो tan x का इंटीग्रेशन अभी हमने आपको बताया माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos x, और यही हो जाएगा आपका एंटी डेरिवेटिव यानी कि f ऑफ x। अब जो i है वो हो जाएगा क्या, f ऑफ अपर लिमिट मतलब f ऑफ π/4 और माइनस f ऑफ 0। अब f ऑफ π/4, तो ये जो f ऑफ x आया है इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है π/4 रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos π/4। ओके, तो ये हो गया अपर लिमिट। अब माइनस, और ध्यान दें जब f ऑफ 0 रखेंगे तो आप इसको ब्रैकेट में रखिएगा बिकॉज यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ब्रैकेट में रखेंगे माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos x की जगह 0 cos 0। ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करते हैं तो माइनस log ऑफ, अब देखो जो cos π/4 कितना होता है, cos 45 1/√2 है ना, यहाँ मॉड के अंदर 1/√2 आ जाएगा, माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा। और ध्यान दें बच्चों log ऑफ, अब ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट, cos 0 कितना होता है 1, तो मॉडुलस ऑफ 1 यहाँ बच गया। सही है, अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ आगे सॉल्व करता हूँ, सभी बच्चे इतना देख लें। देख लिया, चलिए देखिए बच्चों माइनस तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, और log ऑफ, अब ध्यान दें एक बात बताइए, मॉड ऑफ 1/√2 को आप 1/√2 भी तो लिख सकते हो भाई, 1/√2 एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर का आप मॉड लोगे तो वही आ जाएगा, यानी कि 1/√2 का मॉड 1/√2 ही हो गया। ठीक है, उसके बाद तो मॉड हमने हटा दिया, प्लस अब ध्यान दें बच्चों 1 का आप मॉड लीजिए 1 ही तो आएगा, तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ 1, और log ऑफ 1 कितना पता है आपको, 0 होता है, ये तो हो गया आपका कितना 0। अब लास्ट स्टेप i इज टू माइनस log ऑफ, ध्यान दें बच्चों 1/, अब देखिए सभी बच्चों को पता है कि √2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 की पावर हाफ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो ये जो नीचे √2 लिखा हुआ है इसको हमने 2 की पावर हाफ यानी कि 2 की पावर 1/2 लिया। अब 2 की पावर 1/2 को ऊपर भेजोगे अगर तो 2 की पावर, देखिए माइनस log ऑफ मॉड ऑफ 2 की पावर 1/2 को ऊपर भेजो तो 2 की पावर माइनस 1/2 ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी, 2 की पावर माइनस 1/2 हो गया ये। ठीक है, अब बहुत फोकस करेंगे, देखिए ये जो आगे माइनस लगा है इसको आप लगे रहने दीजिए, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, देखिए log m की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है, तो ये n की जगह क्या है -1/2, तो ये -1/2 आगे आ जाएगा log के, और बचेगा क्या ओनली 2, तो log ऑफ 2। ओके, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/2 log ऑफ 2। यहाँ पे अगर बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको बता दूँ, मैंने आइडेंट प्रॉपर्टी लगाई है log की, log m की पावर n क्या होता है n log m। ओके, तो n क्या है यहाँ -1/2 जो कि आगे आ गया, log m बचा, m की जगह क्या है 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 log ऑफ 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। और 8 देखिए, लेट अस से दिस इंटीग्रल इज i, तो इंटीग्रल ऑफ विदाउट लिमिट इंटीग्रल करेंगे तो cosec x dx, इसका जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल ऑफ cosec x बच्चों होता था log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x। ओके, ये होता था, और यही है आपका f ऑफ x। नाउ अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो i इज इक्वल्स टू f ऑफ अपर लिमिट क्या है π/4
माइनस लोअर लिमिट, ओके, यानी कि एफ ऑफ पाई बाई 6। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 कैसे आएगा? इस फंक्शन में जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स x है वहाँ वहाँ हम एक बार क्या रखेंगे? पाई बाई 4। तो रखिए क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक, अभी हमको पाई बाई 4 रखना है x की जगह पूरे फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट ऑफ x की जगह भी हमको क्या रखना है? पाई बाई 4। तो ये हमने क्या किया? ये हमने एफ ऑफ पाई बाई 4 निकाला। अब माइनस लगा देंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट एफ ऑफ, मतलब इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ देखो, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो हम ब्रैकेट में लिखते, बट माइनस तो लगा नहीं है, अभी यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, इसलिए माइनस लॉग ऑफ 10। तो कॉसेक x की जगह पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6, ओके। चलो ये आ गया हमारे पास। अब बस इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा लॉग कॉसेक पाई बाई 4 का मतलब 45, तो कॉसेक 45 कितना होता है? साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक पाई बाई 4 आ जाएगा, यानी कि 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और माइनस कॉट पाई बाई 4। टैन पाई बाई 4 कितना होता है? 1 का रेसिप्रोकल करो, कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा, 1 ही होगा 1 का रेसिप्रोकल, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखो बच्चों कॉसेक पाई बाई 6 क्या होता है? तो आप साइन पाई बाई 6 के बारे में सोच लो पहले। साइन पाई बाई 6 क्या होता है हमारा? 1/√3, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, साइन 30 1/√2, तो कॉसेक क्या होगा? इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 6 कितना हो जाएगा? 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1 यानी कि √3 माइनस कॉट पाई बाई 6, ओके। तो कॉट पाई बाई 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक गलती हुई है बच्चों, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? कॉसेक 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस कॉट पाई बाई 6। तो पहले हम टैन पाई बाई 6 के बारे में सोचेंगे, मेरा दिमाग टैन की तरफ चला गया था। टैन पाई बाई 6 क्या होता है बच्चों? टैन 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 यानी कि कॉट पाई बाई 6 क्या हो जाएगा? इसी का रेसिप्रोकल, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा आपके पास? √3, ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या करें? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए आपके पास आया क्या बच्चों? आपके पास आया है अभी तक लॉग ऑफ मॉड ऑफ √2 - 1 और माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 - √3। देखिए आप लोगों को क्लास 12 में हो, आप लोगों को लगभग अप्रॉक्स में बच्चों वैल्यू तो याद होगी, एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी को नहीं पता। √2 का अप्रॉक्स वैल्यू 1.414 होता है लगभग, ठीक, और √3 का स्टूडेंट्स अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है? 1.732, ये होता है लगभग ना। तो दिमाग लगाओ, देखो बच्चों √2 अगर हम वैल्यू रखें, यहाँ रखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। √2 का वैल्यू है 1.414, और बच्चों अगर 1.414 में से 1 माइनस करोगे तो प्लस में तो आंसर आएगा। ये बड़ा नंबर है पॉजिटिव और ये छोटा, ठीक, ये पॉजिटिव ही होगा, यानी कि जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ही तो मॉड लगाने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड हमेशा वही क्वांटिटी होती है। तो लॉग ऑफ यही आ जाएगा आपका क्या? √2 - 1, मॉड लगाने की ज़रूरत हमें अब नहीं है, माइनस बिकॉज लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है और ये तो है ही पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखो 2 - √3, अब 2 - √3 क्या है? 1.732, तो 2 में से अगर 1.732 माइनस करोगे तो प्लस में ही तो आएगा आंसर, तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि मॉड लगाने की ज़रूरत हमारे पास अब नहीं है, ओके। चलो अब ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, कैसे? ये आ रहा है log m, ये पूरा हो गया आपका m माइनस log n, या आप बोल सकते हो log a माइनस log b। क्या होता है बच्चों? log a माइनस log b, ये होता है log ऑफ a बाई b, तो हम भी यही काम कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log a बाई b, या log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log m बाई n, तो log m बाई n यानी कि log ऑफ √2 - 1 बाय 2 माइनस √3, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। log ऑफ what? log ऑफ √2 - 1 अपॉन 2 माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। लिमिट है 0 to 1 और 1 अपॉन √1 माइनस x² dx, ऐसे, ठीक है। तो सपोज बच्चों ये आई है, तो अब हम विदाउट लिमिट पहले इंटीग्रेट करेंगे किसको? 1 अपॉन √1 माइनस x² को। तो बताइए 1 अपॉन √1 माइनस x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? याद करिए स्टूडेंट्स, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता था वो 1 अपॉन √1 माइनस x² होता था,
तो इसका अगर आप इंटीग्रल करोगे तो आपको साइन इनवर्स एक्स ही तो मिलेगा। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन इनवर्स एक्स ही तो होगा। तो यही आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब अप्लाइंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, आई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अपर लिमिट क्या है 1 माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट क्या है 0। ठीक है, तो बच्चों एफ ऑफ 1 यानी कि साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ 1 का मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है 1 रख दो, तो साइन इनवर्स ऑफ व्हाट 1 और माइनस साइन इनवर्स ऑफ, अब जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है 0 रख दो। ठीक, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े होंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/2। क्यों? क्योंकि अगर साइन फंक्शन में लूँ और उसमें अगर मैं इनपुट डालूँ π/2 तो आउटपुट क्या आता है 1। तो अगर इसका मैं इन्वर्स निकाल लूँ बच्चों, इन्वर्स निकालने का मतलब है कि जो इसकी डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। मतलब जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाएगा, जो आउटपुट है वो इनपुट, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ जो आउटपुट था वो इनपुट बन गया और जो इनपुट था वो आउटपुट हो गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या हो गया π/2। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। ठीक, इसी तरीके से साइन 0 क्या होता था, 0 होता था। ठीक है, तो अगर हम साइन इनवर्स ऑफ 0 निकालें तो क्या आ जाएगा 0, मतलब जो आउटपुट था वो इनपुट हो जाएगा और जो इनपुट था वो आउटपुट हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या आ जाएगा 0। अब π/2 माइनस 0 π/2 ही तो होता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा था, उसको मैंने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। i इज इक्वल्स टू, अब देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, tan इनवर्स x आएगा। क्यों? आपको पता है ना भाई, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता था बच्चों वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करोगे तो tan इनवर्स x ही तो मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रल आ गया वो आ गया tan इनवर्स x। ठीक, और यही आपका क्या है एफ ऑफ एक्स, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल यही है। अब आई निकालने के लिए सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगाएंगे, तो एफ ऑफ 1 और माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ एक्स क्या है, tan इनवर्स एक्स है, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है पहले 1 रखोगे, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1 और माइनस इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रखोगे 0 रखोगे, तो tan इनवर्स व्हाट 0। ठीक है, अब ध्यान दें, यहाँ पर हमने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। tan π/4 यानी कि tan 45 1 होता है। तो अगर हम इनवर्स निकाल लें तो जो आउटपुट था वो इनपुट बन जाएगा और जो इनपुट था वो आउटपुट बन जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 1 π/4, ये तो सभी बच्चों को पता होगा, बच्चों वाला खेल है ये तो। माइनस इसी तरीके से बच्चों हमको पता है कि tan 0 क्या होता है 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। सही है, तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू π/4 माइनस 0। π/4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ये दिया हुआ था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैंने इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ऐसे करके लिख लिया, कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं। तो लेट i इज इक्वल्स टू दिस, सबसे पहले हम विदाउट लिमिट बच्चों इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आपको 7.4 से पहले जो फॉर्मूले बच्चों पढ़ाए होते हैं उसमें से फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता था 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल में है कुछ भी नहीं, आपका पुराना स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ये भी कर ले जाओगे, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता था वो 1/2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा 1 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, यानी कि x माइनस ए की जगह 1 आ जाएगा और अपॉन में x प्लस ए यानी कि x प्लस 1 ये आ गया। और ये जो है यही आपका क्या है एफ ऑफ एक्स है, और देखो 2 इंटू 1 तो आपका ये 2 ही हो जाएगा, है ना। 1/2a होता है ना, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये ऐसा हो गया 2 इंटू 1 2। अब क्या करना है, अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो i इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अपर लिमिट यानी कि एफ ऑफ 3 और माइनस एफ ऑफ 2 लोअर लिमिट। ओके, नाउ एफ ऑफ 3 कैसे निकालोगे, इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 है, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट यानी कि 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 को भूल मत जाना, आगे मल्टीप्लाई 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की जगह 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा।
तो i इज इक्वल्स टू, ध्यान दें आगे तो 1/2 है ही, और log ऑफ 3 - 1 2 अपॉन में 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, मॉड अभी लगा देते हैं यहाँ, -1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 - 1 1 होता है, और अपॉन में 2 + 1 3 होता है, सही है। तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और 1/2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का मॉड लोगे तो मॉडल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 1/2 लॉग ऑफ 1/2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1/3 का मॉड 1/3 ही होता है, सही है ना। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो पूरे में से देखिए फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 यदि कॉमन हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, फर्स्ट टर्म में आपके पास बचेगा log 1/2 और माइनस सेकेंड टर्म में आपके पास बचेगा log ऑफ 1/3, ये हो गया। अब log m माइनस log n, log m/n यानी कि 1/2 m जैसा बिहेव कर रहा है 1/3 n जैसा, ठीक है। तो इसका फाइनल स्टेप हम करते हैं, यहाँ कॉपी कर लीजिए, मैं इसको हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, मैं इसको हटा दूंगा, कॉपी कर लिया, हटा दें। चलिए अब देखिए, तो ये हो गया बच्चों आपका i इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है ही, और यहाँ हो जाएगा आपके पास log ऑफ m माइनस log ऑफ m, log m/n यानी कि log m/n, ध्यान दें m/n, m की जगह 1/2, m/n, बाय का मतलब डिवाइडेड बाय 1/3, ये हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जगह 1/2 इंटू लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, क्या होता है 1/2 अपॉन 1/3 का मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, फिर 1/2 और क्रॉस लगाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 × 1 = 3 अपॉन में 2 × 1 = 2, ठीक है, 3/2, तो लॉग ऑफ 3/2, तो यही आपका आंसर है। अगर मन हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, क्या 1/2 इंटू ये लॉग वाली क्वांटिटी ब्रैकेट में डाल दो, क्या दिक्कत है, ऐसे भी लिख सकते हो बिना ब्रैकेट के, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि भाई लॉग ऑफ 3/2 है, और 3/2 पे मॉड वर्ड नहीं लगा है इस बार, है ना, क्योंकि 3/2 पॉजिटिव खुद ही क्वांटिटी, लॉग पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, तो लॉग 3/2 जो भी होता होगा बेस ई पे उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि लॉग 3/2 जो भी आएगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। शायद आप कहीं कहीं देखोगे ऐसे भी लिखा, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है बच्चों, ठीक है, कर लीजिए।